सर, ऑफिस में। हाँ, उसी को इंटरोगेट करने जा रहा। पता है सर, वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन क्रिमिनल कोई माँ के पेट से पैदा तो होता नहीं। मजबूरी, हालात, लालच क्रिमिनल पैदा करते हैं। देखते हैं इसे किसने क्रिमिनल बनाया। अब ये केस सीआईडी नहीं, क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब भी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजीव, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, लेकिन कभी सोचा नहीं था इस हालत में मुलाकात होगी। मैंने भी बहुत सुना आपके बारे में सर। सुना है काफी सख्त ऑफिसर हैं आप। फिर तो तुम समझ गए होगे, थोड़ी सी भी ढील मैं तुम्हें दूंगा नहीं। कानून सबके लिए बराबर होता है सर। अगर मैंने गुनाह किया है तो सजा का उतना ही हकदार हूं जितना कि कोई आम मुजरिम। विक्रांत को क्यों मारा तुमने? उसे मारने की कोई वजह नहीं थी मेरे पास। अच्छा, तो फिर गोली क्यों चले? पता नहीं, बस चल गई। चल गई? चल गई मतलब ट्रिगर पे उंगली रख के ट्रिगर दबाया था ना तुमने? मैं सिर्फ उसको डरा रहा था। डरा रहे थे, लेकिन तुम वहां करने क्या गए थे? पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही थी ना? मेरे वहां होने की वजह जानने के लिए आपको सर मेरा और विक्रांत का इतिहास जानना होगा। बस उसे 36 का आंकड़ा चल रहा है हमारा। कई बार वो मेरे हाथ आते आते रह गया, लेकिन इस बार मैंने उसे पकड़ लिया। जी, आपने जितना बोला था उतना है। गुड। अगला कंसाइनमेंट अगले महीने की 5 तारीख को। जी। पैसे? गाड़ी में। क्या बात है, इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? नहीं तो। जिस स्कूल में तुझे एडमिशन नहीं मिला था ना, उस स्कूल का हेडमास्टर था मैं। क्या छुपा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। ओह, तो ये बात है। किसने भेजा? सीआईडी को बुलाया तूने? विक्रांत को धोखा देना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। और इस तरह इस बार तुम उस तक पहुंच ही गए। हाँ, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी विक्रांत के नसीब में जेल की सलाखें नहीं लिखी थी। नामी गिरामी अपराधी विक्रांत ने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया है। वो मकरंद के खिलाफ अदालत में सारे सबूत देगा और इसके बदले अदालत उसकी सजा काफी हद तक माफ कर देगी।
इन अपराधियों को पकड़ने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देते हैं, अपने खून पसीना बहाते हैं। क्या इसलिए कि अदालत उनको दोबारा जुर्म करने के लिए छोड़ दे? अब अदालत को दोष मत दो अभिजीत। वैसे भी मकरन के खिलाफ उनके पास ज्यादा सबूत थे नहीं, और हमारा काम मुजरिमों को पकड़ना है, ना कि उनकी सजा तय करना। यार तो तुमको क्या लगता है, इसको छोड़ना सही है? अब सही तो नहीं है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं दया, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मुजरिम देखे हैं मैंने सर, पर ये विक्रांत कुछ अलग ही था। हर बार कुछ ना कुछ करके बच ही जाता। तो इस बार उसका बच निकलना तुम्हें मंजूर नहीं था, क्यों? यही बात है ना? ठीक समझा। इसलिए जब मुझे पता चला कि इस केस का इंचार्ज मेरा पुराना दोस्त मुरली है, तो विक्रांत से मिलना है मुझे। यार सिर्फ 10 मिनट। अभिजीत, तुम ये जानते हो कि ये मुमकिन नहीं है। दिस डजंट फिट इनटू एनी काइंड ऑफ प्रोटोकॉल। मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। परमिशन? वो आरती याद है तुम्हें? बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, कैसे तड़पा तड़पा के मारा था उसने। किसने परमिशन दी थी उसे ऐसा करने के लिए? और वो 80 साल की बूढ़ी औरत जिसे आंख से दिखता नहीं था, उसके हाथ पांव काट दिए थे उसने। एक 8 साल के बच्चे तक को। अभिजीत, मैं उसकी पूरी केस हिस्ट्री को जानता हूं। फिर तुम ये भी जानते होगे किसी भी जेल में 15-20 दिन से ज्यादा नहीं टिकता ये विक्रांत। यार मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। एक लड़की का किडनैप हो गया, पिछले 2 महीने से नहीं मिल रही है। सिर्फ विक्रांत जानता है कहां है वो। यह लड़की की जिंदगी का सवाल है, समझो यार, सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। तो इस तरह तुम विक्रांत के कैंप तक पहुंचे, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना था ना? ये सब कैसे हो? ये सच है सर, मैं सिर्फ लड़की के बारे में जानने गया था, मगर 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। दिमाग पे जोर डाल ले और अच्छी तरीके से हिला ले। आरजू कहां है? आरजू? कौन सी आरजू? किसकी आरजू? मैं नहीं जानता किसी आरजू को। वही लड़की जिसे तूने किडनैप कर रखा है। ओह सॉरी, भूल गया था। कहां रखा है उसे? जानता है अभिजीत, पिछली बार भी मैंने एक लड़की को किडनैप किया था, फिर भूल गया था। फिर अचानक 2 महीने के बाद मुझे याद आया, तो फिर जाकर देखा कि उसकी लाश कुर्सी से बंधी हुई थी और उसकी लाश पर मक्खियां भिनभिना रही थी। और अब आरजू का भी वही हाल होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। कहां है आरजू? हाँ, याद आया, मेरी जेब में, निकाल ले। मुझे तुम जैसे जिम्मेदार ऑफिसर से ये उम्मीद नहीं थी मुरली। तुम्हारी निगरानी में ये हो कैसे गया? कैसे? हाउ? गलती मुरली की नहीं, मेरी है। सब मेरी वजह से हुआ। वाह वाह, क्यों एसपी साहब, बड़ा गर्व हो रहा होगा आपको। तो इतिहास में पहली बार किसी सीआईडी ऑफिसर के हाथों खून हुआ है, और वो भी एक सरकारी गवाह का। चैन साहब, आपको जो कुछ कहना है मुझे कहिए। अपराध मैंने किया है, तुमसे नहीं। एसीपी प्रद्युमन से ही बात करूंगा।
क्योंकि अगर सीआईडी की नाक कटती है, फाइनली सारी जिम्मेदारी प्रद्युम्न के कंधे पर ही आती है। इसलिए तुमसे ही बात करूंगा। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर कैसे हो गया। मैं तो सिर्फ उसे गन दिखा के डरा रहा था सर। गोली चलाने का कोई इरादा नहीं था सर मेरा। अच्छा। तो तुम सिर्फ गन दिखा रहे थे, हाँ? और गन अपने आप चल गई। तुम सीआईडी ऑफिसर हो या कोई नौसिखिए? आई मीन एमेच्योर शूटर। मैं पहला सवाल, तुम वहां गए थे जब कानून अपना काम कर रहा था, तो तुमसे किसने कहा था टांग अड़ाने के लिए? जैन जी प्लीज, आप जरा शांति से बात कीजिए। अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है, कोई राह चलता आदमी नहीं। देखो, अभिजीत मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक मुजरिम है, मकरंद की तरह। हाँ, वैसे कितने रुपए लिए तुमने मकरंद से विक्रांत को मारने के लिए? अगर तुम एक वकील ना होते और मैं एक सीआईडी ऑफिसर नहीं होता, तो ये सवाल तुम्हें बहुत भारी पड़ता। ओह रियली? देखो ऐसे थे प्रद्युम्न। इसके तेवर तो देखो, फोन करके बैठा है और मुझ जैसे लॉयर को, सीनियर लॉयर को धमकी दे रहा है। ऐसे चार्जेस लगाऊंगा आप जन्म तक जेल में बैठ के सोओगे। यही एक चीज हो गई तुम वहां। मानता हूं गोली चलाई मैंने सर, विक्रांत को मार दिया, लेकिन उसे मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा। खून से खून होता है अभिजीत, इरादा चाहे कुछ भी हो, गलत या सही कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत में ये सब काम नहीं आए। ये प्रोसिक्यूटर, जैन, मीडिया वाले धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी, धज्जियां। इस जुर्म की सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं सर, लेकिन जयंत और मीडिया वाले जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं मकरंद से मिले होने का, यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभिजीत, फिर तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सारे सबूत और गवाह अभिजीत के खिलाफ है। यानी कोई उम्मीद नहीं है सर? कैसे उम्मीद है? अभिजीत ने खुद कन्फेस किया है कि गोली उसी ने चलाई। विक्रांत की मौत अभिजीत की गोली से नहीं हुई है बॉस। मतलब ये कि विक्रांत को गोली लगी है ठीक फेफड़ों के नीचे, और जब गोली फेफड़ों के नीचे लगती है तो इंसान की मौत होने में 20 से 30 मिनट लगते हैं, और विक्रांत की मौत तुरंत हो गई थी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कहता हूं विक्रांत की मौत अभिजीत की गोली से नहीं हुई है, इसकी कोई और वजह है। और क्या वजह हो सकती है? उस वैन में ड्राइवर अभिजीत और विक्रांत के अलावा और कोई नहीं था। एक गोली चली, वो भी अभिजीत के गन से। उस वक्त वैन के अंदर कोई और नहीं था, और वैन के बाहर तो कोई और हो सकता है। अभिजीत, उस वक्त गाड़ी के बाहर कोई था जिस वक्त गोली चली? नहीं, एक्चुअली पता नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो विक्रांत पे था। अभिजीत, ठीक से याद करके बताओ, गोली चलने से पहले क्या हुआ था? कुछ अजीब हुआ था? कुछ भी? गोली चलने से पहले मैं विक्रांत से बात कर रहा था, और हाँ, अचानक वैन को झटका लगा, गाड़ी हिल गई और विक्रांत भी थोड़ा गिर गया और मेरा भी संतुलन बिगड़ गया।
और गोली चल गई। एक मिनट, झटका लगा। किस तरह का झटका? जैसे सड़क पे अचानक से कोई गड्ढा आ गया, पूरी वैन हिल गई। लेकिन यहाँ तो सड़क बिल्कुल ठीक है, दूर दूर तक कहीं कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, स्मूथ। यहाँ गड्ढा कैसे आ सकता है? हाँ साहब, झटका लगा था। मेरी पूरी वैन यूं दाईं तरफ मुड़ गई। स्टीयरिंग खुद ब खुद घूम गया? हाँ साहब। ये कैसे हो सकता है? साहब ये तो मुझे भी पता नहीं चला कैसे हो गया। इससे पहले कि मैं वैन को संभाल पाता, पीछे से गोली चलने की आवाज आ गई। स्टीयरिंग व्हील का खुद ब खुद मुड़ जाना, गोली अपने आप चल जाना, सड़क पे कोई गड्ढा भी नहीं है। आखिर यहां हुआ तो क्या हुआ? ये देखो, जब ये हादसा हुआ तो ये काली एसयूवी, ये काली गाड़ी उस वैन के बगल में से पास हुई। मतलब सर, विक्रांत का खूनी शायद इसी गाड़ी में? हाँ, हो सकता है। सर, ये गाड़ी कहीं रुकी नहीं सर, ये सीधे सीधे चली गई और दूसरी गोली की आवाज भी नहीं आई। और एक बात नोटिस की तुम लोगों ने, 11:17 पर वो काली गाड़ी पास हुई वैन के बगल से, और एग्जैक्टली 11:17 पर विक्रांत की घड़ी भी बंद हो गई। हाँ सर, अभिजीत की घड़ी भी 11:17 को ही बंद हुई थी। हाँ? ये दोनों घड़ियों का एक साथ बंद होना और इस कार का ठीक 11:17 पे वहां से गुजरना, ये संजोग नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने, ये कोई संयोग हो ही नहीं सकता। जरूर कोई ना कोई राज छुपा है उस काले रंग के एसयूवी में, जो अभिजीत की बेगुनाही साबित करेगा। तो यहाँ इस फुटेज में इस गाड़ी का नंबर तो दिख नहीं रहा है। इस जगह से 5 किलोमीटर दूर सर टोल नाका है, वहां के सीसीटीवी फुटेज से शायद इस कार की डिटेल मिल जाए। हाँ। अगर वो गाड़ी टोल नाका से गुजरी ही नहीं तो यही कहीं आसपास होनी चाहिए, इसी इलाके में। सर, वो देखिए, काले रंग की कार। ओह नो। फ्रेडी, जरा आगे चेक करो। ये वही काली एसयूवी है, जला दी गई है। मतलब गाड़ी में ऐसा जरूर कुछ था जो खूनी मिटाना चाहता था। सर, ना तो नंबर प्लेट दिख रही है और ना ही चेसी नंबर, सारे सबूत मिटा दिए मुजरिम ने। फिर एक काम करो, जरा आसपास पूछताछ करो, देखो किसी ने यहाँ पे कुछ देखा है क्या। अरे सुनो, ये जली हुई गाड़ी के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? जी नहीं। हाँ? ये देखिए, सीट के नीचे ये डिवाइस पड़ा था। इलेक्ट्रिक डिवाइस। हाँ सर, के क्या डिवाइस है, कुछ पता चला? हाँ बस, पता तो चल गया है, लेकिन इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए मुझे एक डेमो देना पड़ेगा आप लोगों को। मान लीजिए कि ये विक्रांत है और हम इसे मारना चाहते हैं, लेकिन हम इसके करीब नहीं जा सकते हैं। तो फिर इसे कैसे मारा जाए? कैसे? डॉक्टर सालुंखे,
हमें पता होता तो आपके पास क्यों आते? प्लीज आगे बताइए। हाँ, बताता हूं। आप थोड़ा पीछे हट जाइए प्लीज। थैंक यू। देखा आपने, बॉस बिना नजदीक जाए इसे ऐसे मारा जा सकता है। ये आपने किया कैसे सर? क्योंकि जैसे ही हमें इस डिवाइस के बारे में पता चला, हमने विक्रांत के पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाए जेल में से। ये स्कैन 2 महीने पुराना है और ये वाला स्कैन ये हमने कल रात को लिया, उसके मरने के बाद। या साळुंखे, इस पहले वाले स्कैन में एक छोटी सी चीज अटकी हुई है वहां उसके सिर में। वही चीज इस 2 महीने बाद वाले स्कैन में शिफ्ट हुई है, हिल गई है, पीछे आ गई है। और ये छोटी सी चीज एक शार्पनेल है बॉस, यानी गोली का छोटा सा टुकड़ा। और फिर ये शार्पनेल वहां से इस तरफ शिफ्ट हो गया, जिस वजह से विक्रांत की सबड्यूरल हेमेटोमा यानी ब्रेन ब्लीडिंग की वजह से मौत हो गई। पर ये शार्पनेल अपनी जगह से हिला कैसे? उसी डिवाइस की वजह से जो हमें जलती हुई गाड़ी में से मिला। तो गोलियों के टुकड़े को हिलाने का डिवाइस ही है? सिर्फ गोलियां नहीं रहा, इसने और भी बहुत सारी चीजें हिलाई, जैसे कि विक्रांत के हाथों की हथकड़ी, पुलिस वैन का स्टीयरिंग व्हील, दोनों के हाथ की घड़ी के कांटे, यहां तक कि अभिजीत की गन भी। मतलब लोहे की चीजें, तो जितनी भी लोहे की चीजें हैं वो हिल गई उस डिवाइस की वजह से। एग्जैक्टली बॉस। और लोहे का सबसे बड़ा आशिक है मैग्नेट, चुंबक। बॉस, ये है वो चुंबक जिसके जरिए मैंने इसे उड़ाया। यानी उस काली वैन में भी एक ताकतवर लौ चुंबक था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वैन दाईं तरफ चली गई और अभिजीत की मेटल की गन वो भी अपने आप चल गई। हाँ, और विक्रांत के सिर में जो अटका हुआ शार्पनेल का टुकड़ा है वो भी शिफ्ट हुआ। सर, इतनी प्लानिंग के साथ तो वही मार सकता है जिसे शार्पनेल के बारे में पहले से पता था, उसका कोई करीबी। मकरंद। मकरंद मतलब अभिजीत सर बेगुनाह? नो, नॉट एट ऑल। इतने जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। मकरंद के खिलाफ जब तक हमको पक्का सबूत न मिल जाए, कानून की नजर में अभिजीत ही दोषी है। मकरंद के खिलाफ सबूत तो वही देगा ना जो विक्रांत के सेफ हाउस के बारे में जानता था, वरना मकरंद को कैसे पता कि विक्रांत किस रास्ते से कोर्ट पहुंचेगा। और विक्रांत की खुफिया जानकारी सिर्फ मुरली और उसके बाकी साथियों के पास थी। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सर कि हम में से कोई गद्दारी कर सकता है? जितने ईमानदार आप लोग हैं ना, उतने ईमानदार हम लोग भी हैं। विक्रांत को कहां और कौन से सेफ हाउस में रखा गया था ये सिर्फ आप लोग जानते थे और कोई नहीं। ये सच है ना? हाँ सर, नहीं पता थी। यहाँ तक हमारे घर वालों को पता नहीं थी, तो फिर हम बाहर वालों पे क्यों इल्जाम लगाएंगे? शायद पैसों के लिए किसी ने मकरंद को यह जानकारी दी हो। प्लीज साहब, हम भी पुलिस वाले हैं, जान की बाजी हम भी लगाते हैं। आप इस तरह इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो लीक हुई है मुरली। हाँ सर, एक्चुअली मैं भी वही सोच रहा हूँ कि सेफ हाउस में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो अगर भी कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। क्या कहा आपने? चाहकर भी कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता? हाँ सर। झूठ! बाहर वाला कोई भी अंदर नहीं आया था। हाँ? क्यों? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली जैन जी कभी कभी आते थे। कभी कभी जैन जी आते थे? यस सर। और कभी कभी जैन जी किस लिए आते थे? क्योंकि जैन जी मकरंद को हर हालत में
जेल तक पहुंचाना चाहते थे। अच्छा, तो कहीं ये जयंती वो गद्दार तो नहीं है? वैसे भी कुछ ही दिनों में रिटायरमेंट होने वाला था, आखिरी केस था उनका। सोचा होगा संन्यास लेने से पहले थोड़े बहुत पैसे बना लो। सर, सर वाकई जयंत ने काफी पैसे बनाए। अभी 10 दिन पहले इसने पुणे में 10 करोड़ का फार्म हाउस खरीदा है। क्या? हाँ सर, ये रहे उस पार्टी के फोटोग्राफ। एक मिनट, माय गॉड, दया पहचाना इसे? हाँ सर, ये तो जोगी है, मकरंद का खास चेला। जोगी, मकरंद का खास चेला, और वो भी जयंत की पार्टी में। तुम यहां कैसे और मेरे घर में घुसे कैसे? हाँ? मुजरिमों को उनके बिल से निकालने के लिए बिल के अंदर तो घुसना ही पड़ता है जैन साहब। मुजरिम मुजरिम मैं हूं या तुम? मैं लेकिन ये तस्वीर, ये कुछ और ही कहानी कह रही है। नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। नहीं जानते? कमाल है, बहुत भोलेपन का नाटक कर रहे हो जैन साहब। मकरंद के पैसों से ये फार्म हाउस खरीद लिया और अब उसके चेले जोगी को पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस! कौन जोगी? कैसा जोगी? मैं किसी जोगी वोगी को नहीं जानता था। अगर नहीं जानते तो ये जोगी तुम्हारी पार्टी में क्या कर रहा था? देखो, मेरी पार्टी में 400 से ज्यादा लोग आए थे। अब मैं हर एक को तो नहीं पहचानता ना। और रहा सवाल मेरे फार्म हाउस का, तो मेरी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई है, समझे? मकरंद की बात कर रहे हो ना तुम? वो देखो, उस केस में उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। विक्रांत ने मरने से पहले मुझे सारे सबूत सौंप दिए थे। मकरंद को तो मैं फांसी पर लटकाऊंगा और साथ में तुम्हें भी। लाइट हो क्या हुआ? स्विच तो ऑन है, हुआ क्या लाइट को? मकान के हाथ नहीं आना चाहिए। कमाल कर दी तुमने अभिजीत, वाकई कमाल कर दी। पर पूरी मीडिया तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है, अब तो उनको लॉटरी लग गई। अब कह रहे जयंत का खूनी अभिजीत है। सर, उनके कहने से क्या होता है? आपको पता है मैं निर्दोष हूं सर। लेकिन तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? जैन के घर में, वहां के सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि जैन के मौत के वक्त तुम वहां थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो पूरी सीआईडी टीम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इल्जाम तो लगेगा ही ना प्रद्युमन। जयंत मकरंद के खिलाफ नया सबूत पेश करने वाला था अदालत में, और ठीक एक दिन पहले उसकी मौत हो गई। हाँ, लेकिन वो सबूत मुजरिमों के हाथ नहीं लगा सर। मैं लेके आया। जैन से मरने से पहले मुझे ये सारे सबूत सौंप दिए। ये सबूत, ये फोटोग्राफ्स, ये पेपर्स, ये सबूत काफी नहीं है मकरंद को अदालत में सजा दिलवाने के लिए। काफी नहीं है ये सबूत। तो
पेन ड्राइव? वो पेन ड्राइव से कुछ पता चल सकता है ना? हाँ, अभिजीत, ये पेन ड्राइव पासवर्ड मांग रही है। जयंत ने मरने से पहले पासवर्ड वगैरह बताया था? नहीं सर, इसके पहले वो कुछ बोल पाते उन्होंने दम तोड़ दिया था। अरे यार, हेलो, हाँ पूर्वी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अच्छा, पता चल गया जोगी को जैन जी की पार्टी में कौन लेके गया था? कौन लेके गया था? खुद जैन जी की पीए सोनल। सर, ये सब? सोनल, सोनल, पूरी तेरा ऑफिस कर। सोनल, सर अभी तो कोई भी नहीं। सर कोई नहीं होगा। तो सोनल गई कहाँ? वेलकम अभिजीत। मकरंद के आशियाने में तुम्हारा स्वागत है। सबूत इधर है बॉस। मकरंद, सबूत तुम्हें मिल चुका है, अब सोनल को जाने दो। यस। वैसे भी वो कहते हैं ना कि मरने वाले की अंतिम इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। सोनल को बुलाओ। सर, आप? सोनल तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन सर आप? मेरी चिंता मत करो, तुम निकलो, जाओ। सोनल, तुम भी? मानते हो ना मेरे दिमाग को? तुम सीआईडी वालों को भी मैंने चकमा दे दिया। पता था जयंत यही पासवर्ड रखेगा। मकरम विल डाई। जाओ,
stop conversation. Start the operation. मरने का टाइम हो गया। टाइम हो गया? नहीं तो ओह, मैग्नेट, तुम लोगों को क्या लगा चुंबक को हथियार बनाना सिर्फ तुम लोगों को आता है? इस ब्रीफकेस में वैसा ही चुंबक है जैसा तुम लोगों ने उस गाड़ी में लगाया था विक्रांत को मारने के लिए। मकरंद, खेल खत्म तुम्हारा। पैसों के लिए अपने बॉस को धोखा दिया? हाँ? कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजीत, फाइनली तुम पर लगे सारे इल्जाम आज धुल ही गए और एक बार फिर उसी गर्व के साथ तुम सीआईडी की ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। सर, हमने आरजू को बचा लिया सर। मकरंद के साथियों को पता था कि विक्रांत ने उन्हें कहाँ कैद करके रखा था, बस जयंत जी का सपना पूरा नहीं हो पाया मकरंद को जेल भेजने का। चलो जो भी है, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। संभालो अपनी अमानत को।